हमने कुछ चीज पढ़ी थी, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। आप लोगों को याद होगा ग्रॉस वैल्यू थी, याद करो हमने 10 INS विक्रांत खरीदे थे, है ना, और जिनकी वैल्यू थी 1000 करोड़ की। अगर इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा है, डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करा है, तो इसको हम बोलते थे ग्रॉस वैल्यू। दूसरी वैल्यू नेट वैल्यू होती है। नेट वैल्यू जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया गया हो, माइनस कर दिया गया हो मतलब साल का मान के चलो 100 करोड़ की ग्रॉस इन्वेस्टमेंट थी, उसमें से क्या करा हमारा 10 करोड़ का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो 1000 करोड़ में से 10 करोड़ माइनस करोगे तो बचेगा 990 करोड़, जो कि आपका क्या हो जाएगा सर, इट इज योर नेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ से हमने दो फॉर्मूले बनाए थे, अगर आप लोगों को याद हो। नेट वैल्यू पर आने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रॉस वैल्यू में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। याद रखना ये हमें आज काम आने वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रॉस वैल्यू में से हमें क्या माइनस करना है सर, डेप्रिसिएशन माइनस करना है टू रीच नेट वैल्यू पर। कोई डाउट इसके अंदर? इसके बाद सर ग्रॉस वैल्यू पर जाने के लिए अब हमें वापस जाना है, मतलब बड़ी वैल्यू पर जाना है, तो हमें प्लस करना पड़ेगा किसको, डेप्रिसिएशन को, किसमें, नेट वैल्यू के अंदर। तो मैंने एक चार्ट भी बनाया था, आप देख सकते हो। ग्रॉस वैल्यू से नेट वैल्यू पर आना है तो आप क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। नेट वैल्यू से आप लोगों को ग्रॉस वैल्यू पर जाना है तो आप डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। इजी है। चलो इसके आगे बढ़ते हैं सर हम लोग। यहाँ पर इसके आगे अगर मैं आकर देखूं तो हमने पढ़ा था NIT। मैं डायरेक्ट चार्ट के ऊपर जाऊंगा, एक होती थी फैक्टर कॉस्ट, एक होती थी मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट क्या होती थी कि फर्म के जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज है उन सबकी कॉस्ट इसके अंदर जुड़ी हुई है, ऐसा ही कुछ बोलते थे हम लोग। मान के चलो मैं जैसे आपको एक फीस चार्ज करता हूँ तो उसके अंदर मेरी सारी कॉस्ट जुड़ी हुई है, मेरी भी कॉस्ट, मेरे जितने खर्चे हैं उनकी कॉस्ट, और मेरे जो ये रेंट वगैरह सारी चीज़ों की कॉस्ट उस फैक्टर कॉस्ट के अंदर जुड़ी है, तो दैट इज कॉल्ड योर फैक्टर कॉस्ट। और लेकिन अगर मान के चलो मेरे ऊपर GST अप्लाई होता तो मुझे अपनी कॉस्ट के साथ साथ एक चीज़ और ऐड करनी पड़ती जो कि होता है GST। बट GST में कभी कभी सब्सिडी भी मिल जाती है, तो GST को लिए हम क्या यूज करेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स यूज करेंगे, यानी कि IT माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, आपके GST का नाम से भी आ सकता है। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी करोगे तो आप लोग कहाँ पहुंच जाओगे, प्लस करें माइनस करें, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए सर प्लस करेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू पर जाना है। GST जोड़ेंगे ना, अब जब मैं आपसे चार्ज करूंगा तो मैं फिर GST भी मुझे ऐड करना पड़ेगा, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, इंक्लूसिव ऑफ नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और अगर मेरे पास मार्केट प्राइस है, एक मेरा बोला जाता है कि सर आप ना 2000 ऐसा बोलो, ऐसा बोलते हैं सर मैंने एक गुड बेचा 2,10,000 रुपए का इंक्लूडिंग GST ऑफ रुपीज कितने का, 10,000 रुपीज का GST था। तो मुझे बताओ सर इसकी ये मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट है, ये 2,10,000 ये तो मार्केट प्राइस है बिकॉज इट इज इंक्लूसिव GST। अब मेरे को अगर इसकी फैक्टर कॉस्ट बतानी है तो मैं क्या करूं, माइनस कर दो सर, सिंपल। आप 10,000 रुपीज का जो GST है उसको यहाँ पर आप लाके क्या कर दो, माइनस कर दो। बस इसमें ध्यान रखना जब आप GST को यूज कर रहे हो तो आप उसमें से सब्सिडी को पहले माइनस करना फिर उसको यूज करना, डन है, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको यूज करना है, बस बात खत्म हो जाती है। ये लो भाई, इसके आगे अगर हम पढ़े लास्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि अच्छा सुनना फिर, तो हमारे पास दो कंक्लूजन बन गया है। फैक्टर कॉस्ट से अगर मुझे मार्केट प्राइस पे जाना है तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है GST को, बेसिकली NIT को, और जब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो आप लोगों को क्या करना है, माइनस कर देना है। आगे बढ़ते हैं सर, इसके नेक्स्ट स्टेप पर पढ़ेंगे हम लोग, यहाँ पर पहुंचेंगे और होता है हमारे पास नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। आप लोगों को याद होगा किसका डिफरेंस होता था सर, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम का। एक डोमेस्टिक इनकम होती थी जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई गई है, और एक नेशनल इनकम होती थी जो नॉर्मल रेजिडेंट कमाता था। इन दोनों में एक ही फर्क था कि जो हमारा नॉर्मल रेजिडेंट है जो कहाँ से कमा रहा है, बाहर से कमा रहा है, वो यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं होता था डोमेस्टिक इनकम में। तो हम डोमेस्टिक इनकम में वो बाहर वाली इनकम को इंक्लूड करते थे। आप लोगों को याद होगा मैंने बड़ी अच्छे से समझाया था आप लोगों को ये चार्ट बना के। सर इसके एग्जाम्पल 1 मिनट के लिए रिवाइज कर लेते हैं। सर ये मैंने कहा इनसाइडर द कंट्री है, मान के चलो इनसाइडर द कंट्री की इनकम हुई 6,000 करोड़ रुपए हमने कमाए, और बाहर से मैं कमा के लाया कितना, 1,000 करोड़, और बाहर मैं पे करके आया कितना सर, 800 करोड़ का एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। इसको मैं यहाँ लिखा ही छोड़ देता हूँ। 1,000 करोड़ मैं कमा के लाया और मैंने 800 करोड़ क्या कर दिए, पे कर दिए। तो नेट में मैंने क्या कमाया या गवाया, नेट में कमाया है, तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम 200 करोड़ कमा लिए होंगे। तो सर टोटल इनकम कितनी होगी, नेशनल इनकम कितनी होगी, 6,000 करोड़ प्लस 200 करोड़, तो 6,200 करोड़ हो गया था। ये इस तरीके से हमने कुछ बनाया था, आप लोगों को याद होगा, है ना। यानी कि अगर डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम पर आना है तो मुझे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, NFIE को। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड लिख के देता है, तो आप उसका साइन चेंज कर दोगे तो आपका वो NFIE बन जाएगा, मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बन जाएगा। कोई डाउट?
जैसे हम लोगों ने एक एग्जाम्पल करा था यहाँ पर भी, ये वाला, जैसे नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड लिखा 150 का, तो अगर इसको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बनाना तो क्या करें, बस 150 को माइनस 150 बना दो, बस बात खत्म। ऐसे ही नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड आपको माइनस 150 का दे रखा है, इसका रिवर्स कर दो तो ये प्लस का 150 बन जाएगा आपका बेसिकली। और फिर उसके बाद आप अपने ऑपरेशंस में यूज कर सकते हो कि आपको डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है या नेशनल से डोमेस्टिक पे। आओ सर आज का काम स्टार्ट करते हैं। कहाँ है तेरा उस्ताद, नहीं सुधरेगा वो, क्या चाहता क्या है वो, उसकी मम्मी को मैं बुलाऊंगा, ठीक है। आ जाओ बेटा। इंटरमीडिएट गुड्स बताओ बेटा, आरपी याद करो, आरपी, आर फॉर रीसेल के लिए जो लाए हैं गुड्स, और पी फॉर जो फर्दर प्रोड्यूस करने के लिए लाए हैं, सिंपल ऐसे याद रखो। आई उधर मैंने बोला था क्या था, सी आई बोला था, सी आई बोला तो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पर आरपी, इतना याद रखोगे आपको कंक्लूजन बन जाएगा सारा। और उसमें एक याद रखना है इंक्लूडिंग वो क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड होता था फाइनल गुड के अंदर, ठीक है। आप लोग करा रखे हैं इनको, ये फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, अभी इनको नहीं कराया होगा, बाद में आएगा, है ना, कोई नहीं बेटा, ये भी हम करेंगे, टेंशन मत। अब सुनना, इसकी भी एक रिविजनरी क्लास हम लोग रख लेंगे, तो ऐसा करेंगे कल लोग फिर एक अकाउंट्स की क्लास में वही वाली रख लूँ, फ्रेश बैच वाली, तुम लोगों को फिर छुट्टी कर दूँ, ऐसा करूँ, ऐसा कर दूँ, ठीक है। फिर तुम कल तुम मौज ले लो, फिर हम लोग तो हम लोगों को तो आना ही है, अभी पीड़ा है ना, जो मौज मारी जितने दिन, तो उतने दिन की फिर सज़ा हम लेनी पड़ेगी। मुझे सोचो ना, मेरे को तो डेली आना पड़ता है, तुम लोगों को तो फिर भी छुट्टी मिल जाती है। चल हाँ कल, अच्छा फिर आपको तो आना ही पड़ेगा, नो डाउट, है ना। क्या करूँगा बताओ, करना पड़ेगा ना। मंडे को ऐसा करेंगे, मंडे को थोड़ा लाइट रख दूँगा, मंडे को ऐसा कर दूँगा, क्वेश्चंस दूंगा कल करवा के, कल क्वेश्चन दे दूँगा, मंडे को लाइट रख दूँगा, स्कूल जाओगे आओगे आराम से, रेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। मंडे को सिर्फ इको की क्लास रख दूँगा बस, ठीक है। इको की क्लास तो लाइट ही होती है, देखो कुछ मेहनत थोड़ी करता है इतना आसानी से। देखो आज ये केकड़े सी चीज़ है कुछ, आज ये स्पाइडरमैन पढ़ना है, स्पाइडरमैन लग रहा है थोड़ा थोड़ा। 8 पैर बने हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 बने हैं यार, 2 रह गए, चलो ठीक है मान लो 6 पैर वाला स्पाइडरमैन है तुम्हारा। चलो सुनना मेरी बात, बट थोड़ा थोड़ा वैसा तो लग रहा है ना, वो जैसे वो बीच में वो केकड़ा सा होता है और इधर उधर ऐसे फैल रहे होते हैं पैर उसके। चलो थोड़ा मैंने कॉन्ट्रास्ट भी वही करने का ट्राई करते, देखो रेड ब्लैक, बस ये पर्पल को मैंने थोड़ा उसको कर लिया होता तो चल जाता काम, है ना। अच्छा सुनो सुनो समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझा रहा हूँ, है बेटा। कब, कल 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 डन, एक काम करते हैं, फिर मैं सुबह रख दूंगा, वैसे तो मैं पूरी रात पढ़ूंगा, है हाँ कोई दिक्कत नहीं, 12 बजे रख लेंगे, ठीक है। मैं 11 बजे तक उठ जाऊँगा, एक्चुअली कल मेरे घर वाले कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, तो सुबह उठना है मुझे जल्दी, इस रात को सोता हूँ नहीं, तो फिर सोऊंगा ही, एक काम करूँगा, फिर मैं पूरा बिना सोए फिर आके क्लास लेके फिर आराम से जाके सोऊंगा, ऐसा कर लेंगे, ठीक है। कह रहे सर क्या कर रहे हो, ज़िंदगी के साथ खेल रहे हो क्या आप क्या करें बेटा, सीए करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ती है। जिन लोगों का भी टारगेट है अगर उनको सीए करनी है तो आदत डाल लो कम से कम अपने आप को स्ट्रेच करने की 18 से 20 घंटे की। और ऐसा नहीं है आपने पढ़ाई कर ली उसके बाद यू डोंट हैव टू, यू हैव टू तब भी, तब देखो जब ITR की ड्यू डेट्स आई, ये क्या सिखाती है डिग्री में, तुम्हें थोड़ा आइडिया देता हूँ। अब जैसे इतना स्ट्रेच मुझे करना आ गया है, तो कल को मुझे अगर काम करना होगा, मतलब मान लो कोई ड्यू डेट आ गई, कुछ हो गया, मुझे पता है कि अगर मुझे काम करना है तो मेरे को पूरी रात लग के भी काम करना, मुझे करना पड़ेगा। ऑब्वियसली मुझे उसके लिए पैसे मिलेंगे, नो डाउट मुझे अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, लेकिन आदत होगी तभी कर पाएगा। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं यार भाड़ में क्या पैसा, सोने दे भाई नींद आ रही है, ठीक है। बट जिन लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाती है ना कि स्ट्रगल इज करना पड़ता है, स्ट्रगल इज रियल, वो थोड़ा अलग रिलेट हो जाएगा। चल अब मेरी बात ध्यान से सुनना प्लीज़। सर हम लोगों ने ना आज क्या पढ़ना है, बड़ी अच्छी सी चीज़ पढ़नी है। आप लोगों को याद होगा अभी हमने जो पढ़ा, अभी पीछे जो हमने पढ़ा, हमें बेसिकली चैप्टर का नाम क्या है, ओहो मैंने चैप्टर का नाम नहीं लिखा यहाँ पर, बस ये एक पेज के अंदर आपका पूरा चैप्टर समाया हुआ है। सच बताऊँ इस एक पेज के अंदर सब कुछ है, इससे ऊपर नहीं जाना, ये एक पेज मतलब ये यहाँ तक ये एक ही पेज है, ठीक है। तो 1 मिनट देना बस मुझे, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बस एक पेज को याद कर लेना है, चैप्टर खत्म। उसके बाद इसके क्वेश्चंस इजीली हो जाएंगे। देखना इसका नाम क्या है, पता क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम लिखेंगे, लिख लो। चैप्टर का नाम तो लिखो, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड
एग्रीगेट्स। सर ये क्या होता है? रिलेटेड एग्रीगेट्स क्या है? आप लोगों ने ना बड़े एक एग्रीगेट आप लोगों ने सुन रखा है, ये बड़ी ना हमारी घर पे बातचीत चलती रहती है, जीडीपी गिर गई है, जीडीपी बढ़ गई है ना? अबे होता क्या है? जीडीपी का मतलब क्या होता है? डू यू नो जीडीपी का मतलब क्या होता है? हाँ, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बस हमें इतना पता है, इसकी फुल फॉर्म पता है, हम लोगों ने बचपन में भी ये पढ़ी है। आज सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना सीखेंगे। प्लीज एक बार इसको लिख लो जरा, पहले देख लो फिर मैं बताऊँ। हेडिंग लिखना और उसके आगे बस चैप्टर की हेडिंग लिख लो और फिर मेरे साथ समझो, फिर मैं ये चार्ट आपके नोटबुक में भी बनवाऊंगा, टेंशन मत लो। पहले समझते हैं ये चार्ट को यूज कैसे करना है। इससे ना कम से कम आपकी 7 डेफिनेशन आपको याद हो जाएंगी। कितनी डेफिनेशन? 7 डेफिनेशन आप लोगों को याद हो जाएंगी, जो कि आपको आनी चाहिए। जीडीपी, पहले हम इसके एग्रीगेट देखते हैं। एग्रीगेट का कॉम्बिनेशन पता कैसे बनता है? 4 चीजों को मिलाकर। कितनी चीजें मिलाई जाएंगी? 4 चीजें। जैसे देखना, सबसे पहली जो चीज मिलेगी वो जो हमने सबसे पहले पढ़ी थी ना, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू, उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे ग्रॉस और नेट, और अगर उससे भी शॉर्ट में जाए तो जी और एन बोल सकते हैं उसको। यानी कि पहले एग्रीगेट के हिस्से पर जो एग्रीगेट बनते हैं ना नेशनल इनकम के, जिन टर्म्स में हम एग्रीगेट होते क्या है? बेसिकली वो टर्म्स जिसके अंदर हम नेशनल इनकम को मेजर कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से नजरिए से देख सकते हैं। जैसे कि एक सेकंड में चलो प्लीज सुनना, ध्यान से सुनना क्या बात चल रही है। सर मैंने कहा सर हमें ना नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? नेशनल इनकम के एग्रीगेट को पढ़ना है। एग्रीगेट्स क्या होते हैं? सर एक चीज को देखने के अलग अलग तरीके। जैसे आप क्या कर सकते हो, जब आप अपने घर की इनकम देखते हो, हम ये भी नेशनल इनकम भी तो हमारा घर, देखो इकोनॉमी हमारा घर, जैसे हमारा घर है ना, बस उसको समझ के चलोगे ना आपको इकोनॉमी समझ में आएगी। ठीक है, आपका घर है, आप मान के चलो आप अपने घर के हेड ऑफ द ओनर हो और आप देख रहे हो अपनी इनकम को अलग अलग तरीके से। कैसे कैसे देख सकते हो आप अपनी इनकम को? यार मैं ना, मेरे पास जो पैसा आता है उसको एक मैं तरीके से देख सकता हूँ कि मेरे को उसको कहाँ का यूज करना है। यूज करने की जगहें क्या क्या हो सकती हैं? 2 तरीके से यूज होता होगा। एक तो शायद हो सकता है मुझे कोई एसेट खरीदना हो, या दूसरा हो सकता है मेरे को कोई रिवेन्यू नेचर का खर्चा बनना हो। रिवेन्यू नेचर का खर्चा समझते हो? जो रेगुलर बेसिस के खर्चे होते हैं। और कैपिटल का, गाड़ी खरीदनी। तो एक तो बाइफर्केशन ऐसा हो सकता है। अब दूसरा बाइफर्केशन कैसा हो सकता है कि सर ये जो पैसा आया है ना, इसमें से मेरी बचत कितनी है, मेरी सेविंग्स। अब देखो दो तरीके के लोग होते हैं। मैं अपनी इनकम को कैसे देखता हूँ, मेरे पास जो पैसे आते हैं ना, उसमें मैंने जितने खर्चे होते हैं, जो फिक्स खर्चे हैं, मैं उनको हटा देता हूँ, पहले ही हटा देता हूँ। उसके बाद जितना पैसा बचता है ना, सिर्फ मैं उसी को मानता हूँ मेरी इनकम, मैं उसके ऊपर मानता नहीं अपनी इनकम। जो जनरल लोगों का तरीका होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं 10 लाख आने, अरे भाई 10 लाख आने, अपने आप काम चला लेंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता आगे खर्चा कितना है। तो लेकिन आउटपुट उसको भी चेक करना जरूरी है, क्योंकि आ कितना रहा है ये भी पता होना जरूरी है। 10 लाख आना है भाई तो एक बढ़िया बात है, लेकिन अब उसमें से जाना कितना है ये भी पता होना जरूरी बात है। तो हमें सारे तरीके के एग्रीगेट्स समझ में आने चाहिए। अब ऐसे ही हमारी इनकम है और उसको पता करने के भी हमने एग्रीगेट्स पता है पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। अलग अलग विभिन्न प्रकार के तरीके ऑलरेडी पढ़ के आ गए। कहाँ पढ़ा है हम लोगों ने? देखना, सबसे पहले मैंने आप लोगों को एक चीज पढ़ाई थी, ग्रॉस वैल्यू और नेट वैल्यू। क्या मैंने पढ़ाई थी आप लोगों को? समझना, मैं बोल रहा हूं मैंने ना ये इंस्टीट्यूट बनाने में 5 लाख रुपए लगाए। कितने रुपए लगाए? 5 लाख रुपए। डू यू, अब यानी कि सर आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट कितने की करी है? 5 लाख की। पर क्या आज की डेट में वो 5 लाख की वैल्यू है उसकी या कम हो गई होगी? ऑब्वियसली सर, क्योंकि चेयर वे टूट फूट गई, प्रोजेक्टर पुराना हो गया, सर ये देखो ये गड्ढे वड्ढे हो गए, इसकी आज मैं इसको रिकवर करवाना चाहूँ तो इसकी वैल्यू आएगी क्या? कुछ उतनी नहीं आएगी। तो हमने इस फैक्टर के लिए अब देखो ऐसे ही होता है। इकोनॉमी में कुछ प्रोडक्शन भी होती है, प्लीज ध्यान से समझना। इकोनॉमी में क्या होती है? कुछ प्रोडक्शन भी होती है, गुड्स एंड सर्विसेज की। तो अब जैसे ही गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए तो उसको बनाने के लिए जो पैसे लगे वो हो गई आपकी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। बट अब आज वो मार्केट में कितने का बिकेगा या फिर एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी होने वाली है आफ्टर अप्लाइंग द डेप्रिसिएशन, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? नेट वैल्यू। हमें दोनों वैल्यू देखनी चाहिए। ग्रॉस वैल्यू देख के क्या पता चलेगा? पैसा लगाया कितना। नेट वैल्यू देख के क्या पता चलेगा? रिकवर कितना होगा।
इकोनॉमी के तरीके से समझना, मान के चलो 100 क्वांटिटी ऑफ मैंने कार्स बनाई, अब कार बनी है इतने की, लेकिन हो सकता है ना उनकी वैल्यू डाउन हो जाए। अब मान के चलो महिंद्रा सोचता होगा कि मैं थार को आज 12 लाख रुपए का बेचूंगा, बिकेगी, बट उसे लगता है मार्केट में कॉम्पिटिटर आ जाता है जिसकी वजह से उसको 12 लाख की जगह 10 लाख की बेचनी पड़ती है, तो 2 लाख रुपए क्या है उसका नुकसान है सर। तो यानी कि वो क्या हो गई, ग्रॉस और नेट वैल्यू में डिफरेंस ही तो है, और क्या है। अरे बात समझ में आ रही है, क्लियर हुई बात यहाँ तक? क्या कैसे चिपक गया ये, मैं भी शॉक हुआ दोनों। अच्छा मैग्नेट है क्या? फिर अच्छा ओके ओके, मेरे को लगा मैग्नेटिक पेन है, मैंने कहा ये तो सिर्फ ऐसे मेरे वाला चिपकता है, दूसरा कौन सा है। चलो प्लीज सुनना मेरी बात, आ जाओ फोकस। तो एक होती है ग्रॉस वैल्यू और एक होती है नेट वैल्यू। तो जब भी हम किसी भी एग्रीगेट पे नजर मारेंगे तो सबसे पहले बोलेंगे, अगर आएगा जीडीपी पढ़ रहे हैं, मान के चलो जीडीपी पढ़ रहे हैं और जी में सबसे पहला जी क्या होता है, ग्रॉस होता है, और ग्रॉस का मतलब पता है क्या था, ग्रॉस प्रोडक्ट, ग्रॉस। अब लेकिन जी के बाद ना हम सीधा लास्ट वाले एग्रीगेट पर पहुंच जाएंगे। देखो लिखने का तरीका है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बोल रहे हैं हम इसको, एक इसको रीड करके देखते हैं। तो जी का मतलब तो हमें समझ में आ गया, इट इज अ ग्रॉस वैल्यू। अब ग्रॉस के बाद सीधा बात करते हैं मार्केट प्राइस के बारे में। अब व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, ये मार्केट प्राइस क्या था हम लोगों ने पढ़ा है, वैसे एक फैक्टर कॉस्ट होती थी, एक मार्केट प्राइस होता था। यहाँ पे दो ही ऑप्शन अवेलेबल है, जो लास्ट वाला ब्रैकेट रहेगा ना आपके लिए इसको लिखने के लिए, उसमें बस आपके पास कितने ऑप्शन अवेलेबल है, दो ही, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट। क्वेश्चन लिख के देगा आपको, आपको डिफाइन करना सिखा रहा हूँ बस मैं। आपको मान के चलो लिखा हुआ है जीडीपी एमपी और इसको डिफाइन करना है, मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। सबसे पहले आप इस वाले वर्ड पे नजर मारना, ये जी का मतलब क्या है, ग्रॉस। उसके बाद सीधा लास्ट वाले पे नजर चले जाना, फिर ऐसी डेफिनेशन बन जाएगी ग्रॉस। अब ये मार्केट प्राइस को पता है हम दूसरे तरीके से क्या बोलते हैं, मार्केट प्राइस को बोलते हैं मार्केट वैल्यू। मार्केट प्राइस को क्या बोलेंगे, मार्केट वैल्यू। मैं इसको समझाता हूँ और अच्छे से समझाता हूँ। मार्केट वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर जो हमने ये गुड बनाया है, गुड जो बनाया है जिसकी ग्रॉस वैल्यू ये है, ग्रॉस वैल्यू कौन सी, ग्रॉस मार्केट वैल्यू। यानी कि मान के चलो हमने गाड़ियां बनाई, 12 लाख महिंद्रा कार बेचना चाहता है, वो उसकी ग्रॉस वैल्यू है, लेकिन अब उसकी भी ग्रॉस वैल्यू में भी कौन सी वैल्यू, मनी वैल्यू। अब मनी वैल्यू का मतलब क्या, 12 लाख प्लस जीएसटी, 12 लाख प्लस जीएसटी। मैं इतने डिटेल में आपको मीनिंग आना नहीं चाहिए, सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन सिखा रहा हूँ। पहले आप फर्स्ट वर्ड पे आओगे, फर्स्ट वर्ड क्या आएगा, ग्रॉस। ग्रॉस के बाद सीधा मार्केट प्राइस को हम क्या रीड करेंगे, ग्रॉस मनी वैल्यू। क्या बोला मैंने, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ दी पी फॉर प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। पी फॉर प्रोडक्ट होता है, लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। ये देखो जी, ये रहा प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। पहले क्या आया, ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ दी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। समझ में आया ये जो स्पाइडरमैन है किस काम का है, ठीक है। चलो जी, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ दी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। मैंने मनी वैल्यू बोल दिया था गलती से, मार्केट वैल्यू बोलना है, ठीक है। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ दी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। कैसे मूव कर रहे हैं हम, हमें लिखा हुआ है जीडीपी एमपी, उसको डिफाइन करना है, तो जी को यूज करा फॉर ग्रॉस। फिर मार्केट प्राइस पे क्या बोला हमने इसको, मार्केट वैल्यू, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये डी फॉर होता था डोमेस्टिक इनकम, बट इसको पता है क्या, ये डोमेस्टिक इनकम कौन सी इनकम होती थी, याद करो, जो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कमाई जाती थी। याद है क्या, मैं रिलेट कहां से कर रहा हूं, देख रहे हो चैप्टर नंबर कौन सा था ये हमारा, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड हो रहा है, थर्ड का, ठीक है। ये चारों चैप्टर इंटर रिलेटेड है। अब समझना, ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद, अब डोमेस्टिक इनकम है ना, डी रीड करेंगे तो कैसे करेंगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। बात खत्म, डेफिनेशन कंप्लीट। एक डेफिनेशन करनी है, आपको डिफाइन करना है, जल्दी बताओ मेरे को, समझ में आया। एक बार दोबारा करते हैं, आ जाओ, ट्राई मारेंगे सब लोग मेरे साथ बनाना। ग्रॉस, जी फॉर ग्रॉस, उसके बाद सबसे लास्ट मार्केट वैल्यू ऑफ दी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। डी के लिए क्या बोलेंगे, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी फॉर अ गिवन फाइनेंशियल ईयर। बात खत्म। आ जाओ नीचे वाले को रीड करें। अब एन के लिए क्या यूज करना है, बस एक बार वो बता देता हूं मैं। अच्छा पहले ग्रॉस को, जी फॉर ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ दी प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या है, नेशनल इनकम किसके लिए होती थी, नेशनल इनकम बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। तो आप बस ये लिख दो, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट, ऊपर मैंने ये लिखा है बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। इजी है क्या डिफाइन करना। ऐसे 8 डेफिनेशन आप लोगों को याद हो गई ऑटोमेटिकली, होगी क्या। अब आप खुद बना लोगे ना, मैंने तरीका ही सिखा दिया कि बनती कैसे डेफिनेशन, बात खत्म हो गई।
हम सब कुछ पढ़ के आए ऊपर से। चल, ये डिटेल स्टडी करने का फायदा यही है, अब आगे धीरे धीरे चीजें सॉर्ट होती जाएंगी, मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। दूसरा पढ़ते हैं अब, एन फॉर नेट मार्केट वैल्यू और प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, विद इन दी डोमेस्टिक टेरिटरी। सर बहुत बढ़िया, एक और लिखता हूं मैं, एक और लिखता हूं, उससे भी समझेंगे। ये देखो एन 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 पी एफ सी, और मैं इससे आपको कुछ समझाऊंगा। चलो समझना, नेट, ये फैक्टर कॉस्ट को क्या इरिटेट कर रहा है सर? फैक्टर कॉस्ट नहीं बोलते हम, फैक्टर कॉस्ट को पता है क्या बोलते हैं? ये है उसकी मनी वैल्यू, मनी वैल्यू, ठीक है। मार्केट वैल्यू की कौन सी वैल्यू है? मनी वैल्यू। तो ध्यान से समझना, नेट मनी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। अब नेशनल विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी जो बोलेंगे, बाय द नॉर्मल रेजिडेंट इन अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर। कोई डाउट यहाँ पर प्लीज जल्दी बताओ। अब समझना, एक बार इसका मीनिंग भी समझेगा और डिटेल्ड मीनिंग इसके अंदर बिल्कुल डीप जाते हैं। क्या है ये? नेट वैल्यू है। नेट वैल्यू का मतलब एकदम प्रैक्टिकल वैल्यू है क्या? हाँ सर, एकदम प्रैक्टिकल वैल्यू है। इसमें से डेप्रिसिएशन हट गया होगा या होगा इसके अंदर? हट गया होगा। फिर मनी वैल्यू है। मनी वैल्यू का मतलब है कि एक्चुअल कितना प्रोडक्शन हुआ है, इसमें गवर्नमेंट के टैक्सेस इंक्लूडेड होंगे या हटे होंगे? नहीं बेटा, इंक्लूडेड नहीं होंगे ना, फैक्टर कॉस्ट है कि सारे फैक्टर्स को कितनी पेमेंट करनी थी वो आया है यहाँ पे। आप देखना, ये आपकी, इसी को हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं, इसीलिए मैं आपको इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। एन एफ सी, एन का मतलब क्या होगा? नेट मनी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज। अभी तक इसमें कोई भी फालतू का आइटम इंक्लूडेड है या सब हटे हुए हैं? गवर्नमेंट का फालतू आइटम हटा हुआ है और आपका डेप्रिसिएशन हटा हुआ है। अब आगे आना, बाय दी नॉर्मल रेजिडेंट, और नॉर्मल रेजिडेंट बना रहा है, चाहे वो देश में बना रहा है चाहे वो बाहर बना रहा है, यानी कि यही है वो, यही है वो। ये कौन है? यही है वो जो, जिसको हम कहते हैं क्या? नेशनल इनकम। यहां लिखता हूं, क्लियर है क्या? कोई डाउट इसमें आप लोगों को? परफेक्ट। अब समझना, एक एग्रीगेट और लिखता हूं, एक मिनट देना। जल्दबाजी का काम शैतान का। समझना, अगला एग्रीगेट कौन सा है? एनडीपीएफसी। आप पहले रीड करके दिखाओ मुझे। नेट मनी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज बाय द डोमेस्टिक टेरिटरी। हाँ, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, सॉरी, ठीक है। तो नेट मनी वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक। अब आप इसको समझना, एक बार लॉजिक समझो। सर नेट वैल्यू, इसमें से फालतू का आइटम निकला हुआ है, मतलब डेप्रिसिएशन हटा हुआ है। फैक्टर कॉस्ट में टैक्सेस ऐड नहीं है, यानी कि मनी वैल्यू हो गई, ठीक है। ऑफ द प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज, बस फर्क कितना है कि ये कहां पे प्रोड्यूस हुआ है? विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि यही कौन है? आप लोग बता के दिखाओ मेरे को कि ये नेशनल इनकम है या कहीं ना कहीं ये डोमेस्टिक इनकम बन गया। अपने आप दिल से आवाज निकल के आ रही है, बस बात खत्म, डोमेस्टिक इनकम बन गया, बात खत्म। देखो समझ में आया? और नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम में एक ही फर्क होता है, और वही फर्क दिख रहा है यहाँ पर कि ये डी है और वो एन है। और डी का और एन के बीच में डिफरेंस क्या होता था? एनएफआईए का। और वो ही सर इसके अंदर वो मिला दोगे तो वो नेशनल इनकम, और वो हटा दोगे तो वो क्या बन गई? डोमेस्टिक इनकम। ये लो जी, तो इसको हम लिख देते हैं, ये भी आपको याद रखना है कि एनडीपीएफसी को हम क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक इनकम। इट इज आवर डोमेस्टिक इनकम। समझ में आया वहां तक? अब मेरे को लगता है ये तो रिवाइज कराने की जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है। अब मैं आपको एग्रीगेट्स को शिफ्ट करना सिखाऊंगा। एग्रीगेट से शिफ्ट करना कैसे, मतलब आ जाओ, बस एक बार याद कर लो, एक बार इस पे आप लोग खुद नजर मार लो। ये आपका फर्स्ट वाला कौन सा है? ये ग्रॉस और नेट वाली वैल्यू है। ये आपकी डोमेस्टिक और नेशनल इनकम वाली वैल्यू है, और ये आपका फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस जाने वाला वैल्यू है। आप प्लीज एक बार इसको याद कर लो, क्योंकि अभी जब हम फॉर्मूला बनाएंगे इन तीनों फॉर्मूला का यूज पड़ेगा कि मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना तो क्या करना पड़ेगा,
ग्रॉस से नेट पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगर फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो ये सारी वैल्यूज आप लोगों को याद होनी चाहिए। आप एक बार प्लीज 2 मिनट के लिए ऊपर से नोट करते हुए सारी चीजें नोट कर लो इसको फटाफट से, ठीक है। और चैप्टर हमारा समाप्ति की ओर है। जूम कर दूं, ये लो ऊपर से लिखना स्टार्ट कर दो। अब्बू को मुझे डेली कॉल करना पड़ता है। हेलो, हाँ जी सर, कहाँ पे हैं आप? क्या करना चाहता है तुम बता दो मुझे, पढ़ाई करनी है नहीं करनी है? तो फिर मान जा भाई, मान जा, पेपर 12th है, यहाँ मजाक चल नहीं पाएगा, दिक्कत आ जाएगी तेरे लिए, दिक्कत है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ध्यान रख। ठीक है, चल ठीक है, ओके। हाँ, हम जब डिफाइन करेंगे तो मनी वैल्यू कहाँ लिखा, कहाँ लिखा है? कौन सी की बात कर रहे हो भाई? अच्छा इसकी बात कर रहे हो, अच्छा यहाँ पर, हाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ मैं इसको अच्छे से लिख दूँ, रुको 1 मिनट दो। अब ठीक है, ये लिख लो। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर का टेस्ट दे देना, कब दोगे? हेलो, हाँ जी सर बताओ। हाँ जी क्लास अच्छी है, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या चीज़? लोकेशन? अच्छा अच्छा, मैं भेज दूँगा, ठीक है ठीक है, ओके।
ये लिख लिया ऊपर का, यहाँ तक तो तू भी आ गया होगा। ये फटाफट कर लो, फिर इसके बाद फॉर्मूला बनाना सीखते हैं एंड दैट्स इट, खत्म कहानी। फिर 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे, छुट्टी तो नहीं, चैप्टर दूसरा स्टार्ट कर लेंगे। क्या कह रहा है? फर्स्ट और सेकंड चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, सेकंड तो तेरे को पढ़ा दो, यही तो है सेकंड चैप्टर, यही सब जो ऊपर पढ़ते हुए हैं। नॉर्मल रेजिडेंट और वो वाले नहीं पढ़ाऊंगा ना तूने, पढ़ा तो दिया था सब कुछ दोबारा से। फर्स्ट नहीं पढ़ा, सेकंड तो मैंने वो पढ़ा दिया था। हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ। हाँ हाँ वो सेकंड चैप्टर तो वही है, कोई नहीं दोबारा एक, ये इको के चैप्टर की टेंशन मत लो, उसमें तो किसी भी दिन बैठ गए अगर एक दिन भी तो पूरा चैप्टर रिवाइज ऐसे रहेगा, क्योंकि ये नोट्स बना के रख रहे हैं हम लोग और ये नोट्स से हम लोग रिवाइज करते हैं। अकाउंट्स में ये है, अकाउंट्स में प्रैक्टिस तुम लोगों को नहीं करते ना तो दिक्कत आती है। मई के बाद ऐसा कर दूंगा, मई के बाद हम लोग एक क्लास रखा करेंगे उसकी, क्या कहते हैं, अकाउंट्स के कॉन्सेप्ट की, और एक क्लास रखेंगे हम लोग अकाउंट्स की प्रैक्टिस की क्लास, ठीक है। बट मई के बाद करते हैं, उसमें हो जाएगा। फिर जिन लोगों को अपने कोई पर्सनल डाउट्स भी लेने होंगे तो वो भी वो उसमें ले पाएंगे, ठीक है ना। मई के बाद तो बस मौज करा दूँगा मैं तुम्हें। क्या कह रहे हो? ये मौज नहीं होती है। नहीं, रहने के लिए तो नहीं बनाया जाता, इन केस ऑफ द इमरजेंसी बनाएंगे। अच्छा, तो उन्होंने क्या बताया? क्या चीज़? क्या कर रखा है उन्होंने? क्या एजुकेशन है उनकी? सी फाइनल तक कर रखा है। हाँ चलूँगा, आई विल डेफिनेटली कम। बट मैं जुलाई के बाद वाले पीटीएम में चलूँगा, ठीक है। जी शॉर्ट फॉर्म में, जी इसको जी हम बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में। हो सकता है कि कम्युनिकेशन गैप हो जाता है, कभी कभी कुछ चीज़ें हम ज़्यादा बता देते हैं, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूँ, टेंशन नॉट। हो सकता है कि मैंने कुछ बताया हो सकता है तुमने वहाँ पर उसको कुछ और बोला हो, उनको कुछ और गलत लगा हो, तो मैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग भी रखूँगा कहीं ना कहीं, ये नहीं कहूँगा कम्प्लीटली वो ही गलत होंगे। बट हाँ, किसी टीचर को ऐसा बोलना कि हाँ भाई उसके जाके सर पे ईंट फेंक के मार के आओ, तो बेटा एक काम कर, तू यहाँ पे आके पहले मिल ले मेरे से, ठीक है, फिर आगे बात अलग से करेंगे हम लोग, ठीक है। ऐसे बेवकूफ़ टीचरों की जगह पता नहीं किसने बना रखी है।
स्टार्ट करें आगे। क्या हुआ? कोई बात नहीं बेटा, हम ज़रूर मिलेंगे, मिल के आऊँगा मैं, टेंशन मत, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है पूरे साल में ऐसी वार्तालाप चलती रहेगी उल्टी सीधी, एक बार मिल के आ जाएगा तो क्या हर्ज है, देख के तो आए क्या बन रहा है। कहाँ पे? बहुत अच्छी बात है। चलो वैसे कॉन्ट्रोवर्शियल बात है, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बताता हूँ, नहीं वो नहीं, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, मुझे अच्छा लगा वैसे सुन के, खैर चलो ठीक है। तो सुनना मेरी बात, मैंने काफ़ी टाइम से ये देखा है कि बहुत बहुत इंस्टीट्यूट चलते हैं, अगर तुमने कभी भी ऑब्जर्व कराओ, इंस्टीट्यूट बहुत सारे खुलते हैं, बहुत सारे बंद होते हैं। टच वुड है कि मेरे टाइम पर जब मैं तब भी पढ़ता था ना, तो बहुत अच्छे अच्छे टीचर थे जिन्होंने इंस्टीट्यूट खोल रखे थे, लेकिन ऐसे लेवल पे स्टैंड करना और एमएमसी की कम्पीट में भी बैठ जाना ना, बहुत बड़ी बात थी उस टाइम पर, ठीक है? हाँ, अब तो वो ये हो गए, उस टाइम पर वो बहुत अच्छी मेहनत करते थे, ठीक है? हाँ। नहीं, वो अभी भी मुझे नहीं पता, देखो बच्चे जो बताते हैं हम लोग वही सुनते हैं, मैं कभी भी किसी भी टीचर की बुराई करना प्रेफर नहीं करता, बट हाँ जहाँ मेरे को लगता है कि वो कॉन्सेप्चुअली गलत है, कि वो कुछ गलत ही कर रहा है, कुछ टेढ़ा बेढ़ा ही काम कर रहा है, तो मैं थोड़ा बोल रहा हूँ, उस पर प्रेफरेंस देता हूँ। जैसे कि इसके वो जो वो वाले सर थे, वो उनका भी नाम यही है क्या? अकाउंट्स वाले सर है क्या वो? अच्छा, वो उल्टे सीधे जो चलते हैं, चल कोई बात नहीं, वट एवर द केस, अच्छी चीज़ है, सब लोग पढ़ाने चाहिए, तो सबका काम है यार, काम पे किसी वो नहीं होना चाहिए, बट हाँ कि यहाँ तक ऐसे बैठ पाना, जो अभी पूरी कॉलोनी में मेरे ख्याल से मेरे को 3 इंस्टीट्यूट नज़र आते हैं जो चलते हैं ऑल ओवर, यहाँ पर भी अगर आप देख सकते हो तो सिर्फ 3 इंस्टीट्यूट है, एमएमसी क्लासेस है, एक हमारे वाला है और एक ये कॉमर्स हो, जो कौन सा? हाँ मैथ्स गुरु वाले, हाँ वो है। चलो अब वही है, मतलब जो जेन्युइनिटी के साथ चल रहा है, जो चीज़ें अच्छे से कर रहे हैं, तो वो कम ही होते हैं, ठीक है? और यहाँ तक पहुँच पाना, और फिर जब बंदा यहाँ पहुँचता है ना, तो नीचे 100 बुराई करने वाले मिलते हैं, ठीक है? तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी होती कि हाँ भाई चल ठीक है, तो वो बोल रहा है ना अच्छी चीज़ है, तो बोल रहा था, हमें अच्छा लग रहा है, हम कहीं ग्रो कर रहे हैं, मतलब चलो अब आगे बढ़े, टाइम क्यों पास करना है भाई, चलो। और कोई बात नहीं बेटा, अभी टेंशन मत लो, बस एक बार मेरे को फ्री हो जाने दो, ठीक है? और एक वो डिग्री टांग दूँ मैं वहाँ पर, फिर इसके बाद बात करता हूँ ठीक है, अपने ऑफिस के पीछे। अच्छा बट कोई नहीं, रहूँगा मैं ऐसा ही। हाँ नहीं, वो मतलब मेरी चेयर के पीछे, हाँ चेयर के पीछे वहाँ पे ऊपर वैसे पीछे 2 डिग्री टांग, ठीक है? चलो है बिल्कुल यार, और रहूँगा मैं ऐसा ही, टेंशन मत लो, मेरा ऐसा ही जॉली नेचर मुझे पसंद है और मज़ा इसी में आता है। है ऑब्वियसली भाई, मेरा काम यही है, मैंने पढ़ाना यही है, और मेरा टारगेट है सिर्फ 11th-12th मोस्ट प्रॉब्ली, उसके बाद फिर मैं सीए की क्लासेस में जाऊँगा, वो बात अलग है, तो वहाँ पे सिर्फ मैं अकाउंट्स पढ़ाऊँगा और कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊँगा। चलो तो अब एक काम सुनना, चलो ठीक है, बहुत मुँह माया बन गई, आ जाओ वापस आ जाओ, ठीक है? नोटिंग करते करते तुमने सारी रामगाथा गा डाली मेरे साथ, है? अब सुनना, देखो एग्रीगेट्स को कैलकुलेट करना है, एग्रीगेट्स पता चल गए क्या? हाँ सर हमें एग्रीगेट्स तो पता चल गए, अब हमें क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है? अब कैलकुलेट कैसे करेंगे सर? मान के चलो व्हेन इफ एनी वन एग्रीगेट वैल्यू इज गिवन, एनी वन एग्रीगेट वैल्यू इज गिवन, किसी एक एग्रीगेट वैल्यू की गिवन वैल्यू जो है वो आपको गिवन है, लेट सपोज किसकी दे रखी है, मान के चलता है चलो जीडीपी एमपी की वैल्यू आपको दे रखी है 500 करोड़, मतलब ये इसका मतलब क्या है कि ग्रॉस मार्केट वैल्यू of the produced goods and services within the domestic territory,
ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अगर कितनी वैल्यू की बना उसकी 500 करोड़ रुपए की बना है, इतना बनाया हम लोगों ने। तो अगर हमें इसकी इसी प्रोडक्ट की, अब देखो वही मैंने बोला था ना, इनकम को देखने के बहुत सारे नजरिए हो सकते हैं, तो अगर मुझे वो दूसरे वाले नजरिए पे इस नजरिए से दूसरे नजरिए पर शिफ्ट करना है तो मैं कैसे शिफ्ट करूँ? अगर मुझे शिफ्ट करना है, कोई दूसरी वैल्यू निकालनी है, जैसे मान के चलते हैं मुझे पता है ये जीडीपी एमपी नहीं देखना, मुझे देखना है कि एनएनपीएफसी की वैल्यू क्या होगी, और ये तो नेशनल इनकम ही होता है। तो कहीं ना कहीं अगर मैं किसी तरीके से जीडीपी एमपी की वैल्यू को निकाल पाया, डिराइव कर पाया, जो हम अगले चैप्टर में सीखेंगे कि जीडीपी एमपी की वैल्यू कैसे निकलती है, कि एक एग्रीगेट की वैल्यू आई तो आई कहाँ से, खैर उसको सेकेंडरी रखते हैं, मान लो आ गई कैसे भी, और मुझे अब जीडीपी एमपी से शिफ्ट होके अपने देश की नेशनल इनकम पर पहुंचना है, तो अब मुझे क्या क्या चीजें करनी पड़ेगी? तो आप खुद सोचो, बहुत सिंपल है। यहाँ पे अलग अलग एग्रीगेट को कंसीडर करो आप, कैसे समझना, ये जी को अलग से कंसीडर कर लो, ऐसे नहीं करेंगे, रुक जाओ, इसमें तो फिट नहीं आएगा, ये जी को अलग से कंसीडर कर लो, ये डी को अलग से, और पी तो सेम ही है दोनों में, आप देख सकते हो पी तो दोनों में सेम ही है, और एमपी को कंसीडर कर लो अलग से, ये जी को कंसीडर कर लो, ये डी को कंसीडर कर लो, और एमपी को कंसीडर कर लो। अब सबसे पहले देखो इस जी की जगह क्या बन चुका है, एन, तो ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ग्रॉस से नेट पर जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं। अब ऐसी दूसरी चीज याद करो, दूसरी चीज क्या थी सर, यहां क्या दे रखा है, एक सेकेंड सर, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पर क्या करेंगे, प्लस करना है, वो प्लस करने वाला देखो मैं याद एक भी देता हूँ, ये रहा प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है, ये लो जी, तो मैं यहां पर क्या लिख दूं, प्लस एनएफआईए, डन है। और साथ में और क्या करना पड़ेगा सर, पी तो पी सेम है, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, फिर और क्या करना पड़ेगा, एमपी से एफसी पर आना। आप बताओ सर, एम माइनस होगा, माइनस क्या होगा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, क्या ही बात है, बस हो गया, काम खत्म हो गया, चैप्टर खत्म। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो समझना। अब हुआ क्या बेसिकली, अब इसको प्रेजेंट कैसे करेंगे, एग्जाम में प्रेजेंट कैसे करेंगे, मान के चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, आ जाओ एक एग्जाम्पल बनाते हैं। लेट सपोज हमारे पास ना क्या हुआ, एक क्वेश्चन में गिवन है जीडीपी एमपी की वैल्यू सेम ले लेता हूं मैं, 300 करोड़ गिवन है, साथ में मुझे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल गिवन है 50 करोड़, और साथ में मुझे क्या गिवन है, एनएफआईए दे देता हूँ, चलो सीधा डायरेक्ट एनएफआईए गिवन है 10 करोड़ का, और मुझे एनआईटी नहीं दूंगा मैं, यहाँ पे दे देता हूँ, मुझे आईटी गिवन है, आईटी समझ गए, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है कितने का, 20 करोड़ का, और साथ में मेरे को दे रखा है सब्सिडी दे रखा है, सब्सिडी कितने का दे रखा है, पूरा लिख देते हैं, सब्सिडी दे रखा है 5 करोड़ का, कितने का दे रखा है, 5 करोड़ का, कोई डाउट नहीं आता। अब इस क्वेश्चन को हमें, और मेरे को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, एनएनपीएफसी कैलकुलेट करना है, मेरे साथ समझना, सॉल्यूशन हम लोग साथ में करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को समझ में आ जाएगा। जो चीज निकालनी है उसको इज इक्वल टू से पहले रखो, क्या बोला मैंने, जो चीज निकालनी है उसको इज इक्वल टू से पहले रखो, आप लोग साथ में लिखना, पहले क्वेश्चन लिख लिया सबने, कर लो, नोट कर लो, जिसको टाइम चाहिए 2 मिनट ले लो, नोट कर लो, चैप्टर तो बस खत्म ही होगा, टेंशन की बात कोई नहीं। बेसिकली आपसे जो आंसर सुनना चाहते थे वही सुनना चाहते थे कि एम्बेसी में क्या होता है कि अगर हमें कहीं बाहर जाना है, दूसरी कंट्री में जाना है, तो हम वहाँ से वो वीज़ा अप्लाई करवाने का काम भी वहीं से करवा सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो वर्क ऑफ एम्बेसी, कि अगर मेरे को बाहर जाना दूसरी कंट्री में, तो मैं दूसरी कंट्री में फ़ोन तो लगाऊंगा नहीं, कहाँ जाके बात करूँगा, एम्बेसी में जाके बात करूँगा। इट इज़ हाँ, तो अगर आपने ये बोला था तो बिल्कुल ठीक है, आप उनको मूवी का रेफरेंस भी दे आना, इट इज़ अ प्रैक्टिकल मूवी और वो सच्ची मूवी है, ऐसा हुआ है, ठीक है। हाँ, वो क्या नाम था, मुझे जॉन अब्राहम की मूवी का नाम ही बता, हाँ मैं भूल जाता हूँ यार, नाम मेरे को याद नहीं रहते। एक मिनट,
आप लोग लिखो इतने। द डिप्लोमैट, ठीक है, द डिप्लोमैट मूवी का नाम है, ठीक है। आप उसमें दिखा देना कि इन द केस ऑफ, मैं बता भी देता हूँ, जॉन अब्राहम एज एन इंडियन डिप्लोमैट था वो, ठीक है, वर्किंग टू रेस्क्यू एन इंडियन वुमेन फोर्स इनटू मैरिजिंग फोर, ठीक है। और उसके अंदर आप देख लेना, वो सारी आपको मूवी समझ में आ जाएगी। उसके अंदर वो इंडियन एम्बेसी में ही काम करता है, वो वहीं रह रहा होता है, ठीक है। और वो वहाँ पर अटैक भी नहीं कर पाते हैं, वो इसी वजह से नहीं कर पाते हैं बिकॉज वो इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ में आएंगी। अब आप देख लेना, फिर उसके बाद उनको बता के आ जाना। चलो आगे सुनना। अब आगे बात करें सर, जीडीपीएमपी, कॉस्ट ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, सॉरी कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और एनएफआई दे रखा है एनआईटी। अब पहले फॉर्मूला बनाना है आपको, क्वेश्चन के एक भी फैक्टर को नहीं देखना, सिर्फ पता है आपको क्या देखना है, मैं बताता हूँ, समझो। सबसे पहले देखो क्वेश्चन में दे क्या रखा है, जीडीपी एमपी दे रखा है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, जीडीपी एमपी। और फिर देखो क्वेश्चन में मांग क्या रखा है, एनएफसी एफसी। जीडीपी एमपी दे रखा है और एनएनपी एफसी मांग रखा है। जो मांग रखा है, जो चीज कैलकुलेट करते हैं वो इज इक्वल टू से पहले रखते हैं, तो बड़ा सिंपल है ना। तो आप एक काम करो, पहले फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला कैसे बनाओगे, सबसे पहले एक इज इक्वल टू का साइन डाल लो, और जो चीज निकालनी है, क्या निकालना है, तो एनएनपीएफसी का फॉर्मूला बनाएंगे, किसके रूट होते हुए, जीडीपी एमपी के रूट होते हुए। और उसके बाद आप फॉर्मूला फॉलो कर लेना, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट क्यों, क्योंकि सर यहां से ऐसे जाएंगे, ऐसे, तो ग्रॉस से अगर मुझे नेट पर आना है तो बताओ क्या करना था, माइनस डेप्रिसिएशन। फिर डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पर आना था, डोमेस्टिक से मुझे नेशनल पर आना था, क्या करना था, जल्दी बोलो, एनएफआईए प्लस करते थे, ये लो, फिर प्लस कर देंगे एनएफआईए, और फिर मार्केट, पी तो पी सेम है, अब मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट माइनस कर देंगे एनआईटी, माइनस कर देंगे एनआईटी, ये लो माइनस कर देते हैं एनआईटी को। अब सुनना, अब एक एक की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन में सबकी वैल्यू आपको गिवन है। सर सबसे पहले ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस की जीडीपीएमपी की वैल्यू क्या दे रखी है, 300 दे रखी है। इसमें से माइनस करना डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का अदर नेम आपको क्वेश्चन में गिवन है, जिसको बोलते हैं कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। मैंने ऊपर नेम्स आपको लिखवाए थे जब डेप्रिसिएशन पढ़ाया था, तो वहां पे नेम लिखे थे, वो याद कर लेना, उसके अंदर ये भी होता है, ठीक है। चलो 300 करोड़ में से 50 माइनस हो जाएगा, एनएफआईए, एनएफआईए कितने का, अब एनएफआईए को क्या करना है, प्लस, तो एनएफआई ले लेते हैं 10 करोड़। फिर एनआईटी चाहिए, बट हमें एनआईटी दे नहीं रखा, बट हम कैलकुलेट करके लिख सकते हैं, क्योंकि आईटी माइनस सब्सिडी होता है। तो आप ऐसे करना, पहले तो माइनस का साइन लगा दो, उसके बाद जो फॉर्मूला है उसको पुट कर दो, 20 माइनस 5 हो जाएगा। आ जाओ जी, इसको सॉल्व कर लो बस आराम से। 300 पहले आराम से सॉल्व करेंगे, 300 माइनस, पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लेना, और ये माइनस का साइन है, बट बाहर कितना आ गया, 15। अब माइनस माइनस वाले एक साइड कर लो, और प्लस प्लस वाले एक साइड कर लो। प्लस प्लस वाले कौन से हो गए, ये 300 प्लस 10, तो 310 ये हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 15 20 हो गया। ये लो जी, कितना आ गया, 2 केड़ा, अच्छा वो 50 था, सॉरी मैंने 50 वो ले लिया, रुको। 50 माइनस ये करेंगे तो फिर कितना हो जाएगा, आई थिंक 65 हो जाएगा, है ना, 65 हो जाएगा, माइनस 65, वो मैंने वो लगा दिया ना गोला उसमें, तो वो समझ नहीं आया, ठीक है। माइनस 65, तो 310 माइनस 65 245, है ना, तो 245 आपका आंसर आ जाएगा। इसके आगे इसकी फिगर जरूर लगा देना, करोड़, ठीक है, क्योंकि करोड़ में था, तो ये आपका आंसर निकल गया। और इसी के साथ आपका थर्ड चैप्टर समाप्त हो जाता है। बस आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए। रुक जाओ, सुन लो, एक दो क्वेश्चन मेरे को, एक फॉर्मूला आप मुझे बना के जाओगे, जरा पूछता हूँ मैं जरा, ठीक है, वही लिखता हूँ। ये लो, पढ़ के मुझे फॉर्मूला बना के आप अभी बना के दिखाओगे। क्या करना है, फॉर्मूला टू कैलकुलेट एनडीपीएमपी, कैलकुलेट क्या करना है, एनडीपीएमपी कैलकुलेट करना है। किससे कैलकुलेट करना है, फ्रॉम जीएनपीएफसी से कैलकुलेट करना है। नहीं, यही गड़बड़ करोगे, जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट साइड रखो, पढ़, हाँ, तो जो चीज निकालनी है उसको लेफ्ट साइड रखो, एनडीपीएमपी लेफ्ट साइड, उसके बाद इज इक्वल टू का साइन, फिर जीएनपीएमपी राइट साइड, फिर राइट टू लेफ्ट आ जाओ।
गया, बन गया सबका? मैं भी लिख देता हूँ यहाँ पर आंसर, फिर उसके बाद मैच कर लेना आप लोग। हाँ, मैं सिर्फ माइनस प्लस लिख दूँ, क्या क्या होगा? देखो आपको जाना है G से N पर, तो माइनस डेप्रिसिएशन, N से D क्या करेंगे? माइनस NFIA और F प्लस NIT। ये लो जी, बात खत्म। ये करना था और इसका फॉर्मूला आपका डिराइव हो जाएगा। हो जाएगा सबका? यही है। चलो जी, बहुत बढ़िया। मतलब मैं आपको ये चैप्टर समझा पाया। इसके आज कुछ क्वेश्चंस भेजूंगा, यू हैव टू डू दैट, और वो मैं मंडे को चेक करूंगा विद द होमवर्क जो मैंने लास्ट क्लास में इस सेकंड चैप्टर का भी दे रखा है आप लोगों को। हाँ, फर्स्ट का भी, सेकंड का भी और थर्ड का भी। फर्स्ट का चेक कर लिया था मैंने, अच्छा उस पर डाउट्स वगैरह भी ले लिए थे, तो सेकंड और थर्ड का बोलूँगा मैं, ठीक है? और वो मैं चेक करूँगा अगली मंडे वाली क्लास में। आप सेकंड वाला एग्जाम है, बट थर्ड वाला तो आपको करना ही करना है, ठीक है? चलो, तो इसके जो भी क्वेश्चन भेजूँगा वो आप देख लेना उसके अंदर ना।